आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 6 का पल्लव भाग 1 का पाठ नंबर 3 धैर्य का पाठ। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तरों को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे मेरा यह अनुरोध है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा मिल सके। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 3 धैर्य का पाठ। धैर्य का पाठ जो कि कक्षा 6 के अहिंदी स्कूल में पढ़ाया जाने वाला हिंदी का किताब है, उसका पाठ नंबर 3 धैर्य का पाठ हम आज पढ़ेंगे। धैर्य का पाठ देखिए, ये एक जातक कथा है। धैर्य का पाठ का मतलब धीरज का पाठ, यानी कि हम इस पाठ से यह समझेंगे कि धीरज रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नहीं रखने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस पाठ में गौतम बुद्ध जो है अपने शिष्यों के साथ में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। चलते चलते जो है उन्हें काफ़ी प्यास लगी और वो थक भी गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। इसलिए वो एक पेड़ के नीचे घास के ऊपर यानी कि तृण के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ। और यह बात सुनते ही शिष्य ने आसपास में देखा तो उसने देखा कि पास में ही एक छोटा सा पोखर था। वह उस पोखर में जल लेने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उस पोखर में पहले से ही एक बैल जो है वह पानी पी रहा था। शिष्य जब उस पोखर से जल लेने के लिए आगे बढ़ा तो उस शिष्य को देखकर बैल जो है डर गया और उसी पोखर के बीच में से होता हुआ वह पानी को गंदा करते हुए आगे बढ़ गया, जिस कारण पोखर का पानी गंदा हो गया और वह पीने लायक नहीं रहा। तो अब शिष्य ने सोचा कि यह पानी तो बहुत गंदा हो गया है और मैं यह पानी अपने गुरुजी के लिए नहीं ले जा सकता। फिर वह आगे बढ़ता है और चारों तरफ घूम फिर कर जल प्राप्त करने का कोई दूसरा स्रोत खोजता है, यानी कि और भी कहीं वह जल ढूंढता है जहाँ से वह साफ जल ले जाकर अपने गुरुजी को पिला सके। परंतु वह दूसरा स्रोत नहीं खोज पाता है और वह वापस आकर सारी घटना अपने गुरु बुद्ध जी को बताता है। शिष्य की बात सुनकर जो है गुरु बुद्ध जो है वो गुस्सा नहीं होते हैं, वह मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर उसी पोखरी के पास जाओ और जाकर देखो कि पानी गंदा है या साफ़ हो गया है। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पर पानी फिर से गंदा हो गया है तो तुम थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाना, परंतु तुम पानी उससे लेकर ही आना। बुद्ध की बात मानकर शिष्य जो है वहाँ फिर से चला जाता है पोखर में और जाकर देखता है कि इस बार पोखर का पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। उसकी सारी गंदगी जो है नीचे बैठ गई है और पानी पीने लायक साफ़ हो गया है। फिर वह जो पात्र लेकर जाता है, जिस सामान को लेकर जाता है जिसमें कि वो पानी ला सके, उस पात्र में वो पानी भरकर लाता है और अपने गुरु बुद्ध को देता है पीने के लिए। बुद्ध जो है पानी पी लेते हैं और अपने शिष्य को पास बुलाकर बोलते हैं कि ये छोटी सी बात है, इसको हमेशा तुम याद रखना, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा, यानी कि धीरज का पाठ मिलेगा। कभी भी तुम्हारा मन अशांत हो ना तो उसको तुम थोड़ा देर समय देना। समय दोगे तो क्या होगा कि वह तुम्हारे मन के अंदर की जितनी मलिनता गंदगी है वह पानी की तरह नीचे बैठ जाएगी। जिस तरह पोखर का पानी गंदा हो गया था और पोखर का पानी को समय देने के बाद में सारी गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ गई थी, उसी तरह तुम्हारे मन की मलिनता यानी कि गंदगी जो है, अशांति जो है वह नीचे बैठ जाएगी और तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। इसलिए तुम हमेशा अपने आप को धैर्य से रखना, धीरज के साथ काम लेना। जीवन में तुम धीरज रखोगे तो भी सफल हो सकते हो। तुम्हारी मन की अशांति और मलिनता जो है मिट जाएगी या नीचे बैठ जाएगी अगर तुम धैर्य से काम लोगे। और यह बात सुनकर जो है शिष्य का मन बहुत खुश हो जाता है। बुद्ध की यह जो अनमोल बात है जिसका हम कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते, मूल्य नहीं लगा सकते हैं, इस बात को सुनकर शिष्य का जो चित्त है यानी कि जो उसका मन है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। तो इससे हम यह सीखते हैं कि धैर्य का पाठ से कि हमें अपने जीवन में कोई भी काम करना हो, कोई भी फैसला लेना हो, कुछ भी समझना हो तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो इस पाठ में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आरंभ है जो कि आपकी किताब में दिया गया है। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आपको प्रश्न और उत्तर के साथ में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है उसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आओ इस कहानी को कक्षा में अपने ढंग से सुनाएं। तो मैंने उत्तर लिखा है कि विद्यार्थी इस कहानी को ध्यान से पढ़कर कक्षा में अपने शब्दों में सुनाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि इस कहानी को घर में पढ़ना है और पढ़कर अपने तरीके से विद्यालय में यानी कि कक्षा में जाकर आप अपने शब्दों में यानी कि अपने तरीके से विद्यालय में या कक्षा में इस कहानी को सुनाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, इस तरह की और जातक कथाओं का संग्रह करो और उनमें से अपनी पसंद की एक कहानी कक्षा में सुनाओ। ठीक है। तो विद्यार्थी अन्य इसी प्रकार की जातक कथा का संग्रह करके उनमें से जो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगे उसे कक्षा में सुनाए। यानी कि आपको क्या करना है कि इसी तरह के और भी जातक कहानियाँ जो है उनको ढूंढना है, उनका जो है संग्रह करना है और उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उस कहानी को भी आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यानी कि इस पाठ में जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे? तो इसका उत्तर है कि गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव अपने शिष्यों के साथ पैदल जा रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा, यह दूसरा नंबर प्रश्न है। तो बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल ले आओ। यानी कि चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो अपने शिष्य को बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ। 3 नंबर प्रश्न है, शिष्य जल लाने के लिए कहाँ गया? शिष्य जो है आसपास में देखता है और उसे एक छोटा सा पोखर दिखाई देता है, तो वह उस पोखर में ही जल लाने के लिए चला जाता है। तो मैंने लिखा है शिष्य जल लाने के लिए एक छोटा सा पोखर के पास गया। 4 नंबर है, घ नंबर प्रश्न, पोखर का जल गंदा क्यों हो गया? जब वह पोखर के पास यानी कि शिष्य जब पोखर के पास गया जल लाने के लिए तो वहाँ पर पहले से ही एक बैल जो है जल पी रहा था। तो आइए उत्तर को देखते हैं। पोखर में एक बैल जल पी रहा था, शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा, उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा, इसलिए पोखर का जल गंदा हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैल है पहले से पानी पी रहा था, वो शिष्य को आते देखा तो उसको देखकर वो डर जाता है और उसी पोखर से होता हुआ दूसरे तरफ निकल जाता है, जिसके कारण क्या है कि उसके पैरों से चलने के कारण पोखर का पानी गंदा हो जाता है और इस प्रकार जो है शिष्य जो है वहाँ से पीने लायक पानी नहीं ले पाता है। अगला प्रश्न है, अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा? अंत में क्या होता है कि जब शिष्य पानी वापस लेकर आता है तो बुद्ध जो है उनको कुछ अनमोल बातें बोलते हैं। वह अनमोल बातें क्या थी? अंत में बुद्ध ने शिष्य को पास बुलाकर कहा, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना, मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी, मन को अपने आप शांत हो जाएगा। यानी कि मन जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जब भी आपके मन में अशांति हो थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपके मन की मलिनता गंदगी नीचे बैठ जाएगी, मन जो है अशांति से शांत हो जाएगा, आपका मन भी खुश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की अनमोल बातों का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? जब शिष्य जो है बुद्ध की अनमोल बातें सुनता है तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त यानी कि उसका जो मन होता है वो प्रसन्न हो गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत जातक कथा से हमें क्या सीख मिलती है? आओ चर्चा करें। तो हमें क्या सीख मिलती है? मैंने लिखा है प्रस्तुत जातक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हर कार्य धैर्य से करना होगा, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है। यानी कि हमें जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो हर कार्य धैर्य से करना होगा, शांति से करना होगा। अगला प्रश्न है, देखो समझो और बताओ। प्रश्न है क, तुम अपने विद्यालय कैसे आते जाते हो? चित्र देखकर सही का निशान लगाओ। तो आप देखिएगा किताब में जो है प्रश्न में जो है दिया हुआ है कि चित्र को देखना है और उसको देखकर आपको यह बताना है कि आप अपने विद्यालय जो है कैसे आते या जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अपने ज़माने में जब पढ़ता था विद्यालय में तो मैं पैदल ही यानी कि 1 नंबर में मैंने टिक देकर रखा है, मैं पैदल ही अपने विद्यालय जाता और आता था, क्योंकि मेरे घर से बहुत ही नज़दीक था मेरा विद्यालय। तो हो सकता है कि आपका विद्यालय आपके घर से बहुत दूर हो, तो हो सकता है कि आप साइकिल का व्यवहार कर सकते हैं या रिक्शा से भी जा सकते हैं। ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे जो है इतनी दूर रहते हैं कि जिनका घर नदी पार करके जाना पड़ता है या नदी पार करके उनको विद्यालय आना पड़ता है, तो वो नाव पर टिक करेंगे। कोई बस से भी आना जाना कर सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिनके माता पिता उनको मोटरसाइकिल से विद्यालय पहुंचा देते होंगे। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि विद्यालय कार से भी आते हैं। तो इनमें से जो भी सही
विकल्प आपको लगे उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, तुमने इनमें से किस साधन पर टिकट खरीद कर पैसा चुकाकर और मुफ्त में सवारी की है। यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है सवारी का और यहाँ पर 3 भाग है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त। यानी कि आपको ये बोलना है कि कौन से साधन को आप व्यवहार करेंगे तो उसमें टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में मुफ्त में आपको सवारी करने को मिलेगा। तो बस जो है, बस में आपको टिकट लगेगा। रिक्शा जो है उसके लिए कोई टिकट नहीं मिलता, उसमें आपको पैसे लगेंगे। साइकिल जो है वो मुफ्त में आप खुद चलाते हैं। गोदी, माँ की गोदी में जो है आपको मुफ्त में, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बैलगाड़ी भी जो है गांव में चलता है, हम लोग दौड़ के जाके उसमें बैठ जाते हैं, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है। रेलगाड़ी में किंतु आपको टिकट देना पड़ता है, ठीक है। तो टिकट लेकर ही आपको रेलगाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिकट लगेगा में बस और रेलगाड़ी है, पैसा लगेगा में रिक्शा है और मुफ्त में जो है साइकिल, गोदी और बैलगाड़ी है। अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग किन स्रोतों से जल पीते थे। तो पुराने ज़माने में, आज से बहुत पहले जो है इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो लोग जो है पुराने ज़माने में पोखर से या फिर नदी से या फिर झरना के पानी से अपना गुजारा चलाते थे। यानी कि उनको पीने का पानी पोखर से, नदी से या फिर झरना से प्राप्त होता था। लेकिन अगला प्रश्न है कि आजकल पोखर, नदी, झरने आदि का जल प्रदूषित होने के कारण पीने लायक नहीं माना जाता है। तुम शुद्ध पेयजल के लिए इनमें से कौन से स्रोत का उपयोग करते हो, चिन्हित करो। अभी क्या हो गया है कि हम बहुत सारा फैक्ट्री लग गया है, कल कारखाना लग गया है, बहुत सारा मतलब प्रदूषण बढ़ गया है, लोग भी प्रदूषण बढ़ा के रखे हुए हैं। गंदगी जो है नदी, नाले या फिर झीलों में फेंक देते हैं, जिसके कारण जो है पोखर, नदी या झील, झरने का पानी जो है गंदा हो चुका है, अब वो प्रदूषित हो गया है, जो कि अब हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो आज के ज़माने में क्या है कि हमें शुद्ध जल पीने के लिए दूसरे स्रोतों का व्यवहार करता है। तो यहाँ पर 3 जो है विकल्प दिए गए हैं, उनमें से पहला है नल, दूसरा है कुआं और तीसरा है चापाकल। तुम्हें यह बताना है कि तुम अपने घर में नल, कुआं या चापाकल में से कौन सा विकल्प व्यवहार करते हो पानी पीने के लिए। अगर नल है तो नल में सही का चिन्ह, कुआं है तो कुआं में सही का चिन्ह और चापाकल है तो चापाकल में सही का चिन्ह तुम देकर अपने उत्तर को दे सकते हो। इसमें ही और एक चीज कहा गया है कि इनके अलावा, यानी कि नल, कुआं, चापाकल के अलावा और भी कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें पीने लायक पानी प्राप्त हो सकता है। तो मैंने लिखा है कि पानी का नल, जो सप्लाई वाला पानी होता है वो हो सकता है। वर्षा का पानी हम इकट्ठा करके पी सकते हैं, लेकिन वर्षा तो हर समय होती नहीं है। झील का पानी है, समुद्र का पानी है, समुद्र का भी पानी हम पी सकते हैं, लेकिन उसको पीने के पहले हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा, उसको साफ़ करना, क्योंकि वो नमकीन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार पानी का स्रोत जो है और भी हो सकता है। अगला प्रश्न है नंबर 6, निम्नांकित प्रश्नों के दिए उत्तरों में से एक सही है, सही उत्तर का चयन करो। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें एक ही प्रश्न के 4-4 उत्तर दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि इनमें से सही उत्तर को ढूंढकर खाली स्थान को भरना है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे, इसका उत्तर होगा पैदल। दूसरा है, शिष्य पोखर की तरफ बढ़ा, तो उसमें खाली स्थान में आएगा बैल, डर कर जल से होता हुआ निकल भागा, क्योंकि वहाँ पे एक पानी जो है बैल ही पी रहा था, तो खाली स्थान में बैल होगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा जल लेकर ही लौटना। जब शिष्य जो है जल लेकर वापस नहीं बिना जल का जब वापस आया तो शिष्य को बुद्ध ने कहा था कि इस बार जाओ और जल लेकर ही लौटना। तो यहाँ पर होगा बुद्ध ने शिष्य से कहा जल लेकर ही लौटना। अगला प्रश्न है 7 का क। 7 का क में देखो क्या है, आओ इन वाक्यों में प, ज, ब और ग वर्ण कितनी बार आए हैं खोजें और घेरें। तो नीचे का जो वाक्य है उसमें हमको देखना है कि प, ज, ब और ग जो है कितनी बार आए हैं और उनको हमको घेरना है। तो यहाँ पर देखो अलग रंग से जो है प, ब, ज जो है जितनी बार व्यवहार किया गया है उसको अलग रंग से दिखाने का कोशिश किया गया। देखिए, पोखर में प में एक बैल, बैल में ब, जल, जल में ज, पी, पी में प है। इसी प्रकार अगले वाक्य में ज, ब यानी कि जल में ज, बढ़ा में ब, बैल में ब, गया में ग, जल में ज और भागा में ग, जल में फिर से ज, गंदा में ग और गया में ग। इस प्रकार जो है अलग रंग से यानी कि ऑरेंज कलर के से जिन शब्दों को लिखा गया है उसको दर्शाया गया कि यह शब्द इतनी बार आया है।
अगला प्रश्न है ख। ख में देखो क्या दिया गया है, आओ पाठ में आए इन शब्दों को पढ़ें। ये हमने जो पाठ पढ़ा धैर्य का पाठ, उनमें जो है देखो कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे पोखर, बैल, बुद्ध, जल, गंदा, गांव, गौतम। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है और उनका सही उच्चारण करना है। अगला प्रश्न है ग। आओ अब हम म, न, भ, य, त, र, ल वर्णों को पाठ में ढूंढें और इनसे बने शब्दों को पढ़ें। ठीक है, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 7 के क में देखा कि कौन से वर्ण कितनी बार आए हैं वो हमने ढूंढा, उसी प्रकार हमें म, न, भ, य, त, र, ल वर्णों को पाठ में ढूंढना है और उनसे बने शब्दों को पढ़ना है। तो नीचे देखो यहाँ पर दिया हुआ है र। र से क्या बना है, रथ। दूसरा है राजा, उसके बाद रानी, फिर रेल। त से तालाब, तोता, किताब, कबूतर। य से यज्ञ, धैर्य, यह, गाय। ल से लाल, माला, गुलाल, जल। म से मछली, मलिनता, माँ, माता। भ से भालू, भाला, भारत, भोजन। न से नाव, नयन, नल, नाना। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आगे जाएंगे तो प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में क्या आया है, आओ अब इन वर्णों में से ही सही वर्ण चुनकर शब्दों को पूरा करें। तो प्रश्न नंबर 8 में देखो पहले एक बॉक्स में दिया हुआ है कि कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे प, ज, म, ग, न, भ, य, थ, त, ल। अब ठीक उसके नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। प्रत्येक बॉक्स में आप देखिएगा कि एक एक वर्ण दिया गया है, या तो वो आगे है तो पीछे वाला खाली है, और आगे वाला अगर खाली है तो पीछे वाला में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर के बॉक्स में जहाँ पर प, ज, म, ग, न, भ, य, थ, त, ल है, इनमें से वर्णों को इसमें लगाकर एक सही अर्थ वाला शब्द बनाना है। तो जैसे पहला है र। र के साथ हम ऊपर के वर्णों में से कौन सा वर्ण लेंगे तो एक सही शब्द बन जाएगा। तो मैंने लिया है थ, तो बन गया शब्द रथ। दूसरे में मैंने लिया है य, तो इससे बना यह। तीसरे में मैंने ज के लिए लिया है ल, तो बना जल। उसके बाद है दी दिया हुआ है, उसके आगे मैंने लगाया न, नदी। फिर बाद में ल है तो उसके आगे मैंने लगाया नल। उसके बाद में है पीछे म, तो मैंने आगे लगाया थ, थम। उसके बाद है भ पीछे दिया हुआ है तो मैंने आगे लगाया न, नभ। उसके बाद है का और बीच में खाली और अंत में ज, मैंने लगा दिया ग, तो बना शब्द कागज। उसके बाद में ग है, ल है, लेकिन पीछे मैंने लगाया त, तो शब्द बना गलत। उसके बाद में है र और त, तो मैंने इसमें लगाया प, परत। परत जो होता है यह भी एक शब्द है, और यहाँ पर एक मैं वर्ण अलग से अगर लगाऊं भ, तो उससे शब्द बनेगा भरत। भरत भी सही है और परत भी सही है, लेकिन जो है आप अपने मन से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद में है मी और न, उसके आगे खाली है तो मैंने लगाया ज, जमीन। अगला प्रश्न है 9। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, आओ मात्राओं को सीखें और खाली जगह भरें। तो इसमें जो है क के साथ में आ की मात्रा जुड़ी तो हमारा शब्द वर्ण बना का। उसी प्रकार क के साथ में छोटी ई की, उसी के बाद में है क के साथ बड़ी ई की। तो ग के साथ में आ लगा तो क्या बनेगा, गा। इस प्रकार मैंने अलग अलग वर्णों के साथ में कौन सा स्वर वर्ण या उसकी मात्रा लगी है, या फिर कौन से स्वर वर्ण के साथ में कौन सा व्यंजन वर्ण या वर्ण आएगा जिससे कि उसका वर्ण जो है संपूर्ण बना है, वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उत्तर में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी में जो है इसके नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा कि कौन से स्वर वर्ण का कौन सा मात्रा किस प्रकार लिखा जाता है, वो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है। किताब में है जो आगे पीछे दिया हुआ है, परंतु मैंने उसको एक के बाद एक सही लाइन में लिख दिया है। अंत में मैंने अंग और अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को भी लिख दिया है, ताकि आप पूरे के पूरे 12 मात्राओं को अच्छी तरह एक साथ जान पाएँ, जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं। अ का जो है कोई मात्रा नहीं होता है, वह प्रत्येक व्यंजन के साथ में रहता है। अगर अ हटा दे तो हम कोई दूसरा स्वर वर्ण लगाते हैं तो उसका अलग उसी स्वर वर्ण का मात्रा व्यवहार होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 क्या यहाँ पर बोला है, आओ यह भी जाने। यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में एकदम थोड़ा सा लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ईसा पूर्व 563 में कौन से महीने में, वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु नाम के स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध जी का बचपन में क्या नाम था, सिद्धार्थ। उनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता था। पूर्णिमा तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तारीख को हुआ था। यानी कि पूर्णिमा के तिथि के दिन ही उनको बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। जो गौतम बुद्ध जी हैं वो बौद्ध धर्म को चलाते थे, उसी का प्रचार और प्रसार करते थे, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को इस पाठ को समझने में सहायता मिली होगी और साथ में इसके दिए हुए प्रश्न उत्तरों से को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।